चलो स्टार्ट करें। सभी ऑनलाइन वाले आ गए? चलो ठीक है। भील में अपन मेरिज पर पहुंचे थे, है ना। लमसेना विवाह हो गया था, ठीक है ना। वधु मूल्य लिखवा दिया था। मेरे ख्याल से मैंने मेरिज सारे टाइप्स लिखवा दिए थे जितने होते थे। फेस्टिवल में भगोरिया लिख लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। भगोरिया, और इसमें लिख लेना होली पर। होली के त्योहार पर होता है। भगोरिया कब आयोजित होता है? होली पर। खाना पीना भी अपन ने देख लिया था। अब लिखो नृत्य, डांस। किनके ट्रेडिशनल डांस कौन से होते हैं, यानी कि आदिवासी लोग ट्रेडिशनली कौन कौन से डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ याद है? पहला था बहुत इंपॉर्टेंट भील के बारे में, गाल गदेड़ो। गाल गदेड़ो ये डांस है। अब ट्रेडिशनल नाम है उनके, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने अभी भगोरिया का पढ़ा, भीलों के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैरिज से रिलेटेड है। गाल गदेड़ो। फिर लिखो जात्रा, जातरा। देखो गाल गदेड़ो क्या है, भीलों का स्पेशल है ये। अब तुम जैसे जात्रा की बात कर रहे हो तो ये दूसरी ट्राइब्स में भी है, अकेला भीलों का नहीं है। कॉमन भी है बहुत सारी चीजें, खाने पीने की आदतें, डांस, त्योहार, काफी सारे ट्राइब्स के क्या है, कॉमन भी है ना। जात्रा लिख लिया। चलवाड़ी लिखो, चलवाड़ी। चलवाड़ी क्या है, इनका डांस है। घूमर, घूमर तो तुम जानते ही होगे, है डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ घूमर राजस्थान का है, दूसरी जातियों में भी चलता है, पर इनमें भी घूमर है। चलो ठीक है। अब लिखो सोसाइटी, इनका समाज। तो कैसा क्या समाज होता है? पुरुष प्रधान। हमेशा क्या चलती है? पुरुषों की चलती है। वो तो खैर पूरी दुनिया में ही चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे समाज दुनिया के क्या है? पुरुष प्रधान। पितृसत्तात्मक, पैटर्नल मोनार्की। पिता की सब क्या होता है? शासन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक पर्सन होता है भगत। भगत मतलब क्या? जैसे अपने यहां पर पंडित वगैरह होते हैं ना, अरे ऐसे समाज में हिंदुओं में भी बहुत सारे होते हैं। तो भीलों में जो पूजा पाठ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? भगत। नोट कर लो कि भीलों में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? भगत। ये लाइन याद रखना। और लिखो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलते हैं? कोटवार। कोटवार, कोटवार मतलब क्या? वो आदमी जो इनके गांव का मैनेजमेंट संभालता है, पटवारी टाइप का, है ना। तो भगत हो गया पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, कोटवार क्या हो गया है? तो कोटवार, ठीक है यहां तक। तो ये दोनों याद रखना। अब आते हैं इसी के इकोनॉमिक्स पर। लिखो इनकी आर्थिक क्रियाएं, पैसा वैसा कैसे कमाते हैं, कैसे कमाते होंगे बताओ। देखो काफी सारी बातें कॉमन होती है, जैसे खेती करना। सबसे पहले इंडिया में सभी ट्राइब क्या होती हैं? खेती करती हैं, है कि नहीं। फिर मजदूरी करना। आपने भील लोगों को मजदूरी करते तो बहुत देखा होगा, अपन बोलते हैं ना भील मामा। अरे सही है ना। ये सब कौन होते हैं? ज्यादातर भील जाति के लोग। खेती हो गया, मजदूरी हो गया, फिर पशुपालन, जानवरों को पालना भी इनका कॉमन काम है। यदि अवेलेबल है तो ये क्या करते हैं? पशुपालन भी करेंगे। तो ये तो सब कॉमन रहते ही हैं, नोट कर लो पशुपालन। अब देखो क्या होता है, जैसे अपन बात करें इनकी खेती, तो ये लोग साइंटिफिक तरीके से नहीं करते, है ना। ये क्या करते हैं? जंगलों को जला देते हैं। जंगलों में क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, तो जमीन बन जाती है, ग्राउंड, उसके ऊपर खेती करते हैं।
तो इनकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ची माता। ची माता। जंगलों में आग लगाकर और फिर जमीन पर क्या है, प्लेन कर लेना उसको, ये खेती को, इसको क्या बोलते हैं? ची माता। ची मतलब वो खेती में खेती करनी है। इसको अपन सामान्य क्या बोलते हैं? बोलते हैं झूम खेती। अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? झूम खेती। ये आप और भी जगह पढ़ोगे, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में भी आएगा। आदिवासी किसी जंगल में आग लगा देंगे, उसके बाद जो ग्राउंड बचेगा उस पर खेती करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ची माता। हम क्या बोलते हैं इसको? झूम खेती। पर अब जैसे आप जानते हो कि ये बहुत खतरनाक होती है, इससे बहुत सारी फ्लोरा एंड फ्यूना सब नष्ट हो जाती है, वो ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता। तो अब इनको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब ये आ गए दहिया पे। दहिया खेती। दहिया मतलब क्या? सामान्य जमीन पर खेती करना, जैसे जंगल में आग लगा के नहीं करना। तो दहिया क्या कहलाती है? मैदानों में की जाने वाली खेती। और जंगलों को आग लगाकर की जाने वाली खेती क्या हो गई तुम्हारी? ची माता। इनकी लैंग्वेज में दहिया और ची माता। भीली भाषा में, इनकी भाषा भी अपन लिख लेंगे कौन सी होती है ना? ये भीली भाषा के शब्द है। और हम क्या बोलते हैं हिंदी में? झूम खेती। ये बहुत चलती है इंडिया में, है ना? खेती लिख लेना। अब लिख लो इनकी भाषा भी लिख लो। इनकी भाषा कौन सी होती है? लैंग्वेज भीली, है ना? भील लोग भीली भाषा बोलते हैं। और ये गुजराती, मराठी, राजस्थानी, हिंदी का कॉम्बिनेशन है। इनकी भाषा में शब्द मिले हुए हैं। गुजराती, मराठी, राजस्थानी, हिंदी, इन सबका मिक्सचर बना दिया और ये क्या बन गई? भीली भाषा। ये लोग वही बोलते हैं। आराम मैदानों के ऊपर, जैसे हम लोग खेती करते हैं कि किसी मैदान के ऊपर खेती करना, तो वही इनको भी करवाने लग गया आजकल, तो वो कहलाती है दहिया। अब एक लिखो अदर्स में। एक आती है पिथोरा पेंटिंग। कभी सुना है आपने पिथोरा? पिथोरा चित्रकारी, पेंटिंग, है कि नहीं? सुनने में आया कभी? नहीं। हाँ, देखो क्या होता है, आदिवासियों की जो अपनी ट्रेडिशनल पेंटिंग है कि नहीं, जिसमें ये नेचुरल कलर यूज करते हैं पेड़ों से और खुद नेचुरली ब्रश बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं अपने घर के आसपास चारों तरफ क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं घरों के आसपास। तुमने वैसे पुराने गांवों में, कभी छोटे गांव में गए होगे तो देखा होगा, गांव पे बहुत सारे फूल पत्तियां बनी रहती है, खास तौर से शादी के टाइम पे। तो इनमें क्या रहती है? ये चलती है, ट्रेडिशन है इनका कि ये नेचुरल कलर से, नेचुरल ब्रश से क्या करते हैं अपने चारों तरफ घरों को क्या करते हैं? पेंट करके रखते हैं। कलरफुल घर होते हैं जिसमें जानवरों के, छोटे मोटे लेवल पे भगवानों के, आदमियों के, बॉर्डर वॉर्डर के चित्र होते हैं। तो ये क्या कहलाती है? पिथोरा चित्रकारी। इसमें आती है महिला पेमा फालिया। ये कौन है? पेंटर है, पेमा फालिया। ये बहुत फेमस क्या है? पेंटर है। काय की? पिथोरा चित्रकारी की। तो लिख लो इनकी ट्रेडिशनल पेंटिंग को पिथोरा चित्रकारी कहा जाता है। किसकी? भीलों की, जिसको ये घर के आसपास बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे फेमस पेंटर कौन है पिथोरा चित्रकारी की? पेमा फालिया। हाँ बोले, हाँ बोले आरजू। पिथोरा, पिथोरा है पिथोरा चित्रकारी। तो ये भीलों में ही चलती है ना। दो तीन ऐसी ट्राइब है जो थोड़ा पेंटिंग, म्यूजिक, संगीत ये सबको जानती हैं। तो ध्यान रखना पिथोरा चित्रकारी। ये वैसे आजकल तो मॉडर्न आर्ट में भी आने लग गई है, लोग महंगी महंगी पेंटिंग भी खरीदते हैं, है कि नहीं? आप भी लगाना अपने घर पे अब जाके, ठीक है कि नहीं? एक आध खरीद लेना अच्छी, तो खुद ही बना लेना, बोले हम ट्राइब से लाए, और क्या बढ़िया काम है। चलो अब मेरे ख्याल से इसमें इतना बहुत है ना। टेटू प्रिय जनजाति होती है, रथिया हो गए, भिलाला ऊंची जाति के हो गए, ये भी बता दिया, ठीक है। चलो अब लिखो गोड़ जनजाति, गोड़ ट्राइब।
हाँ, गोड़ जनजाति के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ पहले जल्दी से। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं, कुछ जानते हैं गोड़ ट्राइब के बारे में? अरे इतना तो बता ही दो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी। लिखो, ये भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है। इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। अब देखो, ये गोड़ शब्द आया कहां से? तो तेलुगु भाषा का कोड़ शब्द, कोड़, कोड़ से बन गया क्या? गोड़। और कोड़ का मतलब क्या होता है हिंदी में? पर्वत। लिखो, गोड़ शब्द तेलुगु भाषा के कोड़ से आया है, जिसका अर्थ होता है पर्वत, है ना। ये लाइन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोड़ में पूछ सकते हैं कि गोड़ शब्द कहां से आया, तो कोड़, और कोड़ का मतलब क्या होता है हिंदी में? पर्वत। तेलुगु भाषा है कि नहीं। अब ये पाई कहां जाती है? अगली इंपॉर्टेंट लाइन, छिंदवाड़ा, यानी अपने मध्य प्रदेश का निचला भाग, दक्षिणी वाला भाग, है कि नहीं। लिख लो, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, नीचे की तरफ रहते हैं। मैप तो देखा होगा ना आपने, एमपी का मैप जरूर देखना, ठीक है ना। होशंगाबाद, देखो, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। मेनली तो बालाघाट छिंदवाड़ा में है, और भी है, सागर में भी है, पर वो अपना क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग नहीं है फिर वो मध्य प्रदेश का। ध्यान रखना, ऐसा अब 100% नहीं रहा, अब तो सब जगह मिलते हैं गोल्ड लोग, है कि नहीं। भोपाल में भी ढेर सारे मिल जाएंगे आपको। लिखो, इनका प्रमुख देवता लोहासुर होता है। लोहासुर, लोहासुर। आपने इनको धार्मिक ग्रंथों में, रामायण महाभारत टीवी पे कभी देखी होगी तो पढ़ा होगा। लोहासुर ये कौन है? वास्तव में राक्षस, इनके प्रमुख देवता है। और ये लोग क्या मानते हैं? ये कहां पर रहते हैं लोहासुर? आग की भट्टी में। भट्टी होती है जहां पे लोहा वोहा पिघालते हैं, है ना। तो क्या मानते हैं? लोहासुर इनके प्रमुख देवता हैं। और कहां रहते हैं वो? जलती हुई आग की भट्टी में। लिखो, ये स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। ये स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। लाइन याद रखना। हाँ, ये ट्राइब जो है स्पेशली काय में आती है कि हम भगवान शिव के वंशज हैं। अब देखो, ये मानते हैं कि हम जो है भगवान शिव के वंशज है, तो उनके पूजनीय देवता में कौन आ गया? शिव भी आ गए, है ना। अपन बार बार वो नहीं लिखेंगे, बहुत सारे, जैसे आपको कल लिखाए थे, बूढ़ा देव, बड़ा देव, पीपल, नाग, ये सब में कॉमन है। कुछ स्पेशल रहेंगे, जैसे इसमें लोहासुर नया आया तो आपको बता दिया। शिव भी अपने आप हो गए। वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा पूछना मुश्किल होता है परीक्षा में, कि इस पर्टिकुलर टाइप के पूजनीय देवता कौन से, क्योंकि बहुत सारे हैं देवी देवता। पर अपने को जरूरी रहता है कभी आपसे मेंस में आ जाए लिखने करने के लिए, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा वहां पे सभी हिंदू देवी देवता, लोहासुर हैं इनके स्पेशल। चलो अब लिखो इनकी उपजातियां, सब ट्राइब्स। पहला लिखो अगरिया। अगरिया, अगरिया। आपने अगरिया लोगों को देखा होगा, रोड किनारे बनाया करते ना, लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह, चाकू। अरे इंदौर में तो बहुत सारे है कि नहीं, रोड किनारे तुमने देखे होंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? अगरिया। घोड़ों में ही अगरिया। और ये क्या करते हैं? लोहे का काम करते हैं। तो घोड़ों में जो लोहे की चीजें बनाते हैं वो सब क्या कर कहलाएंगे? अगरिया। ये बहुत मिलते हैं आपको, लगभग किसी भी शहर में चले जाओ आप एमपी के, ये लोग आपको रोड किनारे कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख जाएंगे, है ना। फिर आओ कोलाई भूतीस। कोलाई भूतीस, अब जैसे नाम है भाई याद करना पड़ेंगे। तो ये क्या करते हैं? नाच गाना, ये डांस वांस करते हैं। आपने देखा होगा रोड पे कई बार वो बच्चे रहते हैं, रस्सी पे चल रहे हैं, गाना वाना गा रहे हैं, ट्रेनों में दिख जाते हैं। तो ये ज्यादातर कौन होते हैं? कोलाई भूतीस। गोड़ में ही उनकी एक उपजाति कोलाई भूतीस, ये क्या करते हैं? नाच गाना करने वाले, है ना। लिखो प्रधान, प्रधान
अगला इनकी सब कास्ट में प्रधान, तो मंदिरों में पूजा करने वाले, तो वो गौड़ जो मंदिरों में पूजा करते हैं वो क्या सरनेम लगाएंगे? प्रधान रहेंगे वो गौड़। फिर लिखो अगला ओझा, ओझा तो तंत्र क्रिया करने वाले, तंत्र क्रिया, तंत्र, हाँ तांत्रिक, तंत्र क्रिया करने वाले। इसको तांत्रिक मत लिखो, तंत्र क्रिया करने वाले। तांत्रिक बड़ी चीज हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री है वो, अपने को अभी वहां तक नहीं जानना है। तंत्र का मतलब जानते हो? तुमको बताओ, मालूम है तंत्र मतलब क्या होता है? अरे नहीं रे, अपन तो अभी धर्म की बात कर रहे हैं। देखो दो चीज तुमने सुनी होगी, तंत्र मंत्र। तो अपन सभी लोग जो करते हैं वो क्या कहलाता है? मंत्र। सही है, तुमको बताता हूं, काम आएगा लाइफ में। देखो क्या होता है, देवताओं की पूजा है ये तो दोनों, तो हम लोगों को काय की परमिशन है? मंत्र की। तुमने आज तक अपनी लाइफ में जो किया है और जो करोगे वो सब मंत्र की कैटेगरी में आता है ना। और इसका मतलब क्या होता है? देवताओं के सामान्य रूप की पूजा, नॉर्मल बिहेवियर की। लेकिन जब देवता गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध रूप, है ना, तो देवताओं के क्रोध रूप की पूजा करना क्या कहलाता है? तंत्र। ये ध्यान रखना, हिंदुओं के अनुसार क्या माना कि जब देवता नाराज हो जाते हैं तो नाराज रूप में पूजा करना, उसको क्या बोलते हैं? तंत्र। कभी कभी ऐसा रहता है कि आप किसी को मनाने जाओ, वो मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे देवताओं को भी आता है। तो देवताओं की क्रोध रूप की पूजा करना क्या कहलाता है? तंत्र। ये वो अघोरी लोग होते हैं कि नहीं, शमशानों में रहते हैं, ये वही करते हैं। वो लोग कौन है? जो तंत्र में कार्य करते हैं। वो बाकी जो पंडित होते हैं ये काय में काम करते हैं? मंत्र में। ध्यान रखना ये। चलो आगे अपन चलते हैं। ओझा लिख लिया, ठीक है। अब लिखो इनकी इकोनॉमिक्स, आर्थिक विशेषताएं। छोटी छोटी दो दो लाइनें ही है। अब देखो पहला आता है इसमें आर्थिक क्रिया में राजगोड़। तो गोड़ जो लोग जमींदार होते हैं, राजगोड़, जो लोग जमींदार होते हैं, जमींदार का मतलब तो आप समझते होंगे, उनको क्या बोला जाता है? राजगोड़, है कि नहीं? समझ गए आप? तो गोड़ों में ही जिनके पास बहुत सारी जमीन हो, जो दूसरों को दे देते हो किराए विराए पे, वो क्या कहलाएंगे? राजगोड़। फिर आएगा दूसरा धुरगोड़, धुर। तो ये कौन होते हैं? किसान, मजदूर, XYZ, किसान वगैरह, ठीक है। और बाकी देखो आप इतना कॉमन सेंस से समझते हो। अब वही जो भी गोड़ लोग हैं तो ये खेती भी करेंगे, जानवर भी पालेंगे, पढ़ाई लिखाई करके कुछ डिग्री मिल गई या नौकरी भी कर लेंगे। ट्रेडिशनली क्या करते हैं ये सब? कौन है? खेती करने वाले और जानवर पालने वाले, जो अपने इंडिया की सामान्य इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यहां तक। कुछ एक और अदर प्रोफेशन में भी हैं, प्रोस्टिट्यूट में, बेड़िया जनजाति, वो अपन लिख लेंगे, एक ही लाइन लिखना है उसके बारे में। तो राजगोड़, धुरगोड़ हो गया। इकोनॉमिक्स में तो वो लिख के खेती किसानी ये सब आप समझते ही हो, बाकी फिर जैसी जिसके पास डिग्री हो वो अपनी नौकरी करे। अब लिख लो इनके देवता। अब देखो वही बूढ़ा देव है ना, दूल्हा देव तो कॉमन है, लिख लो ये नाम फटाफट। बूढ़ा देव, दूल्हा देव सब में कॉमन है। कभी आ जाए तो आप मन से भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक दो अलग से लिख लेते हैं। लिखो ठाकुर देव, खेर माता, खेर माता, और भिवासु, भिवासु। आप भी देखो इनकी डिटेल मत निकालने जाना कि भिवासु कौन से देवता, वृद्ध बूढ़ा देव कौन सा, दूल्हा देव कौन सा, इतना याद रखना, खत्म है ना। वो एक नारायण देव भी लिखवाए थे मैंने, तो वो भी इनमें कॉमन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये लोग पूजा नहीं करते हैं। फिर पीपल का वृक्ष हो गया, नाग हो गया, प्रकृति की पूजा, ये सब चलती है, कॉमन है। फिर जो भी सभी हिंदू देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब विवाह पद्धतियां वही सब हैं, लिख लो। विवाह पद्धति लिख के छोड़ दो।
विवाह पद्धति बस हेडिंग लिख दो, आपको मालूम है जो कल अपन ने भील में लिखे थे डिक्टो आएंगे, एक आध कम ज्यादा होने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लिखो इनके प्रमुख नृत्य, काफी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ऑनलाइन वाले। अभी लिखेंगे ना, डांस तो अपन लिखने जा रहे हैं ना। लिखो सैला, सैला नृत्य याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। ये किनका है? गोड़ जनजाति में। पर ध्यान रखिए ये सब में कॉमन भी है, आपको करना आता हो कोई भी कर सकता है। कर्मा, लिखो सजनी, सैला, कर्मा, सजनी, सुआ, सुआ, ठीक है। एक और लिख लो दीवानी, दीवानी। इनके थोड़ा डांस याद रखना, हाँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सेला, कर्मा, सुआ, सजनी, बहुत सारे डांस है इनके भी, अपन जो एग्जाम में पहले पूछे गए वो लिख रहे हैं। सेला बहुत आया है, कर्मा आया है, सजनी भी आया है, सुआ भी आया है कि नहीं? यहां के डांस का थोड़ा ज्यादा महत्व हो जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो खेहुल पारा, खेहुल पारा, खेहुल पारा। ये मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है, मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, खेहुल पारा। ये मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है ना? सेला, कर्मा, सुआ, दीवानी, इनको जरूर याद रखना। सेला, कर्मा काफी इंपॉर्टेंट है। अब आती है देखो जबरदस्त चीज, घोटुल, है ना? तुम्हें भी थोड़ा आश्चर्य होगा इसके बारे में जान के। घोटुल प्रथा, व्हाट इज दिस? सुना कभी? ये गोड़ों में होती है घोटुल प्रथा, सुना है? क्या होता है घोटुल प्रथा? कोई कुछ आइडिया नहीं। ये होती है और आज भी चलती है। टू मच आपके लिए सोच के परे। वो इसको अपन सीधा बोले, घोटुल प्रथा होता ओपन सेक्स की परमिशन। इसमें घर होता है इनका, कोई भी बड़ा सा बंगला, और वहां पर ओपन सेक्स की परमिशन होती है। ये रहता है इनके अंदर, ये कस्टम आज भी चलता है। पर दूसरा कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस इनके लिए है, गोल्ड लोगों के लिए, जिनको अपन आज की तारीख में तुमने सुना होगा रेव पार्टीज वगैरह होती है। मॉडर्न टाइम में क्या बोलते हैं? रेव पार्टी। तो इनमें क्या बोला जाता है? घोटुल, है ना? नोट कर लो इसको। यह प्रथा किसमें होती है? ओनली गोड़, अदर ट्राइब्स में नहीं है। सही है ना? तो ये ध्यान रखना। चलो अब थर्ड और इंपॉर्टेंट पर, बेगा। हाँ, बेगा के बारे में सुना होगा। ये शायद ऐसी जनजाति है जिसके सबसे ज्यादा बुक्स लिखी गई हो, टीवी पे सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई हो, तो किनके ऊपर आती है? बेगा लोगों पर, है ना? अब पहली लाइन लिखो, बड़े इंटरेस्टिंग लिखो। ये शेर लॉयन को अपना छोटा भाई मानती है। यह जनजाति लॉयन, शेर को अपना छोटा भाई मानती है। ये बोलते हैं कि शेर जो है वो हमारा छोटा भाई है, हम उससे भी ज्यादा बहादुर है, ऐसा है ना? इन्हें कुल्हाड़ी बहुत पसंद होती है, सर्वप्रिय हथियार। ये भी नोट करके रखना, इनका प्रमुख हथियार, फेवरेट हथियार। फिर आता है एक नाम, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। वेरियर एल्विन ये क्या है? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, पत्रकार है, खोजी टाइप के आदमी हैं। कौन? वेरियर एल्विन। इन्होंने किताब लिखी है बेगास या बेगा। इनकी किताब का नाम क्या है? बेगा। ये भी नोट कर लो, आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि बेगा पुस्तक किसने लिखी है।
तो वेरियर एल्विन ये बेगाओं के बीच में रहे हैं, उनके ट्रेडिशन को, उनकी आदतों को, उनकी परेशानियों को समझाओ, एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम क्या है? बेगा या बेगास, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन किताब का नाम बेगा। तो ये बेगाओं के जो गांव होते हैं, जो एरिया होते हैं, वहां गए थे, उनको स्टडी करा इन्होंने और फिर किताब में लिखा है। ठीक है ना? वेरियर एल्विन बेगा जो है इनकी बुक का नाम है, ये ध्यान रखना। हाँ, कुल्हाड़ी इनका प्रिय है। फिर एग्जाम में तुम्हारे एसएससी में, पीएससी में ये भी आता है कि कौन सी जनजाति शेर को अपना छोटा भाई मानती है। सही है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बेगा, चलो लिखो, इन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान होता है। अब तो कोई जंगलों में रहते हैं, जड़ी बूटियों का काफी नॉलेज हो ही जाता है। और भी कुछ ट्राइब से गोड़ों को भी माना जाता है, गोड़ भी ऐसे माने जाते हैं कि इनको भी जड़ी बूटी का अच्छा नॉलेज होता है ट्रेडिशनली, है कि नहीं? और वैसे तुमको बता दो, लड़कियों के काम की बात आएगी। ये जो आप कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीदते हो, उसकी बजाय यदि इनकी जड़ी बूटी आप इस्तेमाल करें सही तरीके से, ओरिजिनल, तो लड़कियों को जो मेंटेन करने के लिए, बाल झड़ना, इनकी अल्टीमेट दवाइयां होती है इनके पास। हाँ, यदि आपको वो सही मिले तो। वो धोखाधड़ी करे तो अलग बात है। लड़कों के लिए कुछ नहीं है भाई, है पहले बता दिया, नहीं तो तुम गलत फहमी में रहो। नहीं से बताना, मैं झारखंड वगैरह में रहा था ना, तब बताते थे वो, तब ऐसा था। चलो अब लिखो, निवास, ये रहते कहाँ हैं? लिखो, सतपुड़ा के मेकाल पर्वत, सतपुड़ा मेकाल पर्वत, है कि नहीं? कौन से एरिया आते हैं सतपुड़ा पे? जैसे उमरिया, शहडोल, लिख लो, उमरिया, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, बालाघाट, डिंडोरी, समझ गए ना? वहां पर कौन रहते हैं? सारी बेगा जनजाति। ये भी पर्वतों पर रहना पसंद करती है। वैसे सभी ट्राइब के लिए पर्वत और जंगल बहुत फेवरेट होते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हम तो जंगलों में ही रहें, वो नहीं चाहते कि हमको कोई बाहर निकाले, वो वहीं रहना पसंद करते हैं। चलो और लिख लो इसमें उपजातियां। सब ट्राइब्स लिख लो, नाहर, नाहर। निवास में तो अभी लिखना शुरू ही करा है आरजू। पहला इनकी उपजाति में लिखो नाहर। निवास स्थान बताया मैंने, शहडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, जो अपना सतपुड़ा पर्वत के हिस्से हैं वो सारे, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, इन क्षेत्रों में ये रहते हैं। फिर अपन उसके बाद बात कर रहे थे इनकी उपजातियां। उपजातियों में लिखा है पहला नाहर। नाहर जो है इन्हीं की एक जनजाति है। नरोटिया, नरोटिया, नाहर, नाहर के बाद नरोटिया, काठमेना, काठमेना, नाहर को याद रखना। अब देखो विवाह पद्धति, तो वही हेडिंग लिख के छोड़ दो, वही सारी विवाह जो पहले लिखे। देवी देवता लिख के छोड़ दो, वही सारे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठाकुर देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, सभी हिंदू देवी देवता, है कि नहीं? पेड़, वृक्ष, सारे, कुछ अलग से होगा मैं बता दूंगा। भोजन में भी वही जो अपन ने पहले लिखा है भीलों में, है ना? वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, पेज बता दिया था कल। भोजन भी लिख के छोड़ दो, बस हेडिंग, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आर्थिक में लिख लो, आर्थिक लिखो, ये झूम खेती को बेवार या पोड़ू कहते हैं। पोड़ू, अभी आपको मैंने बताया झूम खेती क्या, जंगलों को आग लगाकर और खेती करने लायक बनाना। तो ये लोग भी क्या करते हैं? झूम खेती, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? बेवार या फिर पोड़ू, एक ही चीज है। इनकी भाषा में ये शब्द है बेवार। बेवार मतलब झूम खेती, पोड़ू मतलब झूम खेती, जंगलों को आग लगाकर और जो है खेती करना। पर अब गवर्नमेंट धीरे धीरे सब बंद करवा रही है इनको। बाकी तो वही बातें हो गई, जानवर पालना, खेती करना, मजदूरी करना, लकड़ी काटना, ये सब तो कॉमन है ही बातें। फिर अपन ने लाइन लिखी औषधियों का ज्ञान होना, तो ये दवाइयां भी बेचते हैं जैसा भी ग्राहक मिले, है कि नहीं?
चलो अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, भारिया। भारिया जनजाति, इनके बारे में सुना है आपने? भारिया में, भारिया ट्राइब, क्या भारिया के बारे में नहीं सुना? देखो ये पूरी दुनिया में अब तो बहुत कम लेवल पर बाहर आ गए। अपना देश क्या माना, कब आजाद हुआ? 1947 में। कल अपन ने पढ़ा कि इनको बोला गया अनुसूचित जनजाति, संविधान में अलग से इनकी लिस्ट बना दी। तो कब बनी है? 1947, 1950 में काम हुआ होगा। भारिया जनजाति के बारे में पहली बार कब पता चला? 1981 में। यानी भारत की आजादी के बाद भी हमको पता ही नहीं था कि ये ट्राइब कहीं ना कहीं रहती है। ये ध्यान रखना, 1981 में पहली बार हमको पता चला कि दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। ये इनकी एक ही जगह है वेरी फेमस, पातालकोट। पातालकोट, और ये पातालकोट कहां पर है? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा। तो पहले तो निवास लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें निवासी है। और ध्यान रखो इनके बारे में कब पता चला हमको? 1981 में, कि ऐसी भी कोई ट्राइब है। हमारे 1950 में तो पता ही नहीं था। अनुसूची बनाई जब उनकी लिस्ट, जब 1981 की जनगणना हुई तब पता चला कि भाई यहां पर ये लोग रहते हैं। ये क्या है? छिंदवाड़ा पातालकोट में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ऐसा माना जाता है कि कोई उल्का पिंड के गिरने से बन गया होगा। तो वो ऐसा सर्कुलर टाइप का है। ये लोग क्या होता है, घने जंगल में वो गड्ढा है, उसमें नीचे चले जाते हैं। और जब इनको कुछ सामान खरीदना रहता है तो बस उतने समय के लिए बाहर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। बाकी किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप इनके गांव में उस गड्ढे में चले जाओ कि हम घूम के आते हैं। बाकी किसी को अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। आप सिर्फ बाहर तक जा सकते हैं। जैसे ये जंगल है, इस जंगल में यहां कहीं वो गड्ढा बना हुआ है तो आप आसपास चले जाओ, कहीं अंदर नहीं जा सकते आज भी। बस इनके कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और चले जाते हैं अपना सामान खरीद के। हाट वाट लगती है गांव में उस दौरान। तो ये भारिया जनजाति है। इनके लिए बहुत ही गजब का नाम यूज करा है। इनको बोलते हैं जंगलियों का जंगली। जंगलियों का जंगली, समझ गए लाइन? अरे ट्राइब को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? जंगली लोग, जो जंगल में रहते हैं। तो ये उनके भी जंगली है, उनसे भी ज्यादा जंगली है, बिल्कुल अंदर रहते हैं, सिर्फ मतलब के काम के लिए बाहर आते हैं ये। हाँ, ये आज का सच है। वहां के लोग बताते हैं, अपने पुराने मित्र भी हैं। तो पातालकोट छिंदवाड़ा में ये रहते हैं। 81 में इनके बारे में पता चला। ये लाइन याद है, जंगलियों का जंगली इनको बोला जाता है। ठीक है ना? और ठीक है, अपन चलते हैं। अब इसमें आ जाओ, लिखो इनके घर को ढाना कहा जाता है। एक लाइन लिख लो, इनका घर ढाना। इनके घर को क्या बोलते हैं ये लोग? ढाना। अब लिख लो उपजातियां, उपजातियां, सबकास्ट। भूमला, भूमला और पड़ियार। भूमला, भूमला, पड़ियार। ठीक है। अब लिख लो विवाह। तो विवाह वही सब जो अपन ने लिखे हैं। भोजन वही सब जो अपन ने लिखे हैं। महुए की शराब, मांस खाना और बाकी चीजें, पेज, ये सब इनका ट्रेडिशनल फूड है। अब लिख लो देवता में बरुआ, बरुआ, और दूसरा मुखबा, मुखबा। बाकी तो सब वही दूल्हा देव, नारायण देव, सभी हिंदू देवी देवता कॉमन रहेंगे, है ना? ठीक है ना? ये दो नए आए तो लिख लेना। वैसे इतना कोई वेटेज नहीं है इनका,
भाई ये ध्यान रखना, ये 1981 में पहली बार कौन आए थे? भारिया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में, कि पहली बार 1981 में पता चला। और देखो अभी भी ढेर सारी ट्राइब है जिनके बारे में हमको नहीं पता है। आपको ये बात पता है कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब है जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। एक आता है अंडमान में सेंटिनल आइलैंड, सुना आपने नाम सेंटिनल आइलैंड का? सेंटिनल आइलैंड पर भी कोई ना कोई ट्राइब के लोग रहते हैं। हमको ये पता है कि ट्राइब के लोग रहते हैं, पर वो हमारे संविधान में जो है लिस्टेड नहीं है, और ना वहां कोई जा सकता है ना आ सकता है। कई लोगों ने ट्राई करी थी उनको ईसाई विसाई बनाने की, तो उन्होंने ढेर सारे तीर मार दिए। हाँ, वहां पर गए भी थे कुछ लोग ये धर्म प्रचार करने, बाइबल वाइबल लेके। तो जब उनके एरिया में गए तो वो क्या है, उन्होंने ढेर सारे तीर मार दिए, हत्या कर दी, और डेड बॉडी उनकी बहती हुई समुद्र में वापस आ गई। हाँ, ऐसा रहता है। सेंटिनल द्वीप पर हम नहीं जा सकते हैं। कभी आप अंडमान निकोबार जाओगे तो आपको पहले ही मना कर दिया जाएगा कि उस तरफ नहीं जाना है। और भी ऐसे कई आइलैंड है, वो अकेला नहीं। सेंटिनल तो बहुत फेमस हो गया अब, ये लोगों के जबरदस्ती उनके काम में इंटरफेयर में। और देखो क्या, गवर्नमेंट जाने भी नहीं देती है, क्योंकि हमारे जाने से वो बीमार हो जाते हैं। वाई? देखो वो लोग क्या है, सालों सदियों से एक पर्टिकुलर एरिया में रहे हैं, तो वो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से दूर हैं। जब हम जाते हैं तो हम अपने साथ ढेर सारी बीमारियां ले जाते हैं, और वो लोग मारे जाते हैं, उनके यहाँ पर बीमारियां फैल जाती है। तो हम उनके लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि हम तो क्या बहुत पॉल्यूशन में रहते हैं, हमारी बॉडी को आदत हो गई है। अब तो कोरोना कुछ नहीं कर पाया अपना, तो है डिजाइन करके भेजा तो कुछ नहीं हुआ ते मले। लेकिन ये लोग क्या बहुत गंभीर बीमार हो जाते हैं। ऐसी कुछ घटना अंग्रेजों के समय हुई, कुछ अंग्रेज गए, मुश्किल से उनको समझाया बुझाया, एक आध दिन वहां रहे, फिर उनके वहां बीमारियां फैलने लग गई तो उन्होंने भगा दिया उनको, कुछ को मार भी दिया। ये पुरानी स्टोरियां अंग्रेजों के समय की, तो इसलिए भी अब गवर्नमेंट ने उनको बैन कर रखा है कि यदि वहां गए तो फिर वो मारे जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है इतने बैक्टीरिया वायरस को सहन करने की। चलो, तो सेंटिनल द्वीप का भी याद रखना है, न्यूज में आता जाता रहता है ना। भोजन लिख लिया, उपजातियां लिख ली, मैरिज लिख ली। हाँ, अब लिखो इनकी सोसाइटी, इसमें थोड़ा अपने को लिखना है। देखो ये लोग चित्रकारी, पेंटिंग, संगीत, गाना, है ना, शिल्पकला, आर्किटेक्ट हो गया, वो मूर्तियां बनाना, पहेलियां, का विशाल भंडार लिए हुए हैं। तो देखो ये सब जानते हैं पेंटिंग करने का एक प्रॉपर तरीका है, जैसे अपन ने अभी पिथोरा पेंटिंग के बारे में पढ़ा है कि नहीं। तो ये क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्होंने सिखाई होगी, सीखी होगी। तो ये सब जानते हैं, पेंटिंग भी जानते हैं, मूर्तियां बनाना जानते हैं, गाना जानते हैं, म्यूजिक के बारे में जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, म्यूजिक की खोज कर लेना। दूसरा, पहेलियां जानते हैं। पहेलियों से क्या रहता है, आदमी का आईक्यू लेवल सुधरता है कि नहीं। तो इनके पास एक भरपूर विरासत है, इनके अपने गाने हैं जिनको कि पीढ़ी दर पीढ़ी गाते हैं। मूर्तियां वगैरह भी बना लेते हैं ये लोग। आप खुद समझते हैं मूर्ति बनाना आसान काम नहीं होता है कि नहीं। तो इनका एक विशाल भंडार है पूरा, मतलब इनके पास में क्या कहे, नॉलेज है कि नहीं, किनके पास, भारिया जनजाति के पास। तो ये बाकी ट्राइब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये शब्द छोटा नहीं है, संगीत कि इन्होंने कुछ सीख लिया अपने बल पे। और वो भी वो लोग जो 1981 में पहली बार हमारे सामने आए। ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्होंने हमारे से कॉपी कर लिया होगा। तो ये इन्होंने कैसे सीखा, ये सारी बात। पहेलियों को जानते हैं ये, मूर्तियां बनाना, चित्रकारी, गाना और दूसरे वर्क। तो काफी विकसित जनजाति है एक प्रकार से, ट्राइब के लोग, है ना, ये ध्यान रखना। और लिख लो, यह गोड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है। गोड़ जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है। चलो अब लिखो सहारिया जनजाति। सहारिया, कल अपन ने बात करी थी सहारिया के बारे में। 5 मिनट। चलो सहारिया जनजाति खत्म कर लेते हैं। अरे अपन ने कल पढ़ा था पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना। कल आपको बताया था ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, इस एरिया में ये पाई जाती है।
है कि नहीं, थोड़ा मोटा इसके बारे में लिखना है। एक्चुअली में क्या, इनकी थोड़ी आदतें खराब होती, शराब का प्रचलन ज्यादा होना ऐसा, तो इसके कारण से पिछड़ जाते हैं। चलो लिख ही लो, लिखो। सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ रहने वाला। सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ रहने वाला। अब देखो एक दो बातें बता देता हूं, उसे नोट मत करना, दिमाग में रखना। वो क्या ऐसा बोलना लिखना उचित नहीं रहता है। इनके बारे में क्या बोला जाता है, ये शराबी प्रवृत्ति के होते हैं, आलसी स्वभाव के होते हैं। पर अपन अब एक आदमी 10 आदमी के चक्कर में पूरों को नहीं बोल सकते, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो इनके पिछड़ने का कारण यही माना जाता है। कई बुक्स में लिखा भी है साफ साफ कि ये लोग शराबी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत कम उम्र में शराब पीना चालू कर देते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा। पर ऐसा नहीं है, बस तुमको आइडिया के लिए बता दिया, ठीक है ना। पर अपन इनकी सिर्फ तारीफ लिखते हैं, अपने को परीक्षा में सबकी तारीफ करना है कि नहीं, ये ध्यान रखना। कभी बुराई मत गिना देना, कभी भी इंटरव्यू में भी। रिटर्न में तो कुछ करना नहीं है, कभी इंटरव्यू में भी बुराई करने वाली बात आ जाना, बुराई कभी मत करना, नहीं तो बाहर तुम हो गए पहले ही, ये ध्यान रखना। कभी नेगेटिव भी क्वेश्चन आया ना तो तुमको आंसर पॉजिटिव देना है, कभी कभी होता है, ध्यान रखना ये लाइन है, भूलना मत। इंटरव्यू में पहुंचोगे तो बुराई नहीं करते अपन किसी की, सिर्फ तारीफ, बुराई नहीं गिनाई जाती कभी भी। ये गलती इंटरव्यू में ज्यादा होती है। लिखो, ये जड़ी बूटी बनाने में दक्ष होते हैं। लिखो, ये भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, अपना मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला हिस्सा, आपको मालूम होगा ग्वालियर किधर आता है, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी क्षेत्र में निवास करते हैं। लिखो, इनका घर सहराना कहलाता है। इनका घर सहराना कहलाता है। इनका प्रमुख नृत्य डांस लहंगी और दुलदुल घोड़ी है। लहंगी और दूसरा दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी को याद रखना है ना, लहंगी, दुलदुल घोड़ी। और लिखो, यह भीलों को अपना छोटा भाई मानते हैं। यह भीलों को अपना छोटा भाई मानते हैं। तो जो मतलब की बातें थी बता दी, बाकी मैरिज वेरिज, देवी देवता, वो सब कॉमन है, वही सब रहेंगे, है ना। बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जो लिखे। मैंने आपको क्या लिखवाया, जैसे मान लो सहारिया के बारे में आया, तो ये जो 8-10 लाइनें एक्स्ट्रा हैं सहारिया में, ये काम आ सकती है अपने एग्जाम में। प्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। लहंगी, दुलदुल घोड़ी याद रखना है, भीलों को छोटा भाई मानते हैं, ये सहारिया का मीनिंग, ठीक है ना। चलो कल और खत्म हो जाएगा ट्राइब, छोटे मोटे बच्चे पारधी वगैरह है ना, बंजारे, तो इनको अपन कल करते हैं। आज का टाइम हो गया अपना, चलिए, चलो ओके, थैंक यू, गुड डे।